हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वो 740 रुपये वसूलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बस एक बार आपको क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर तो आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो उससे। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उस तरह से करोगे तो तुरंत ही हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, पहले मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, एक दुकानदार है, ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी सामान उसके पास उस पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मतलब जो रेट लिखा पड़ा है, मार्केट प्राइस है जो ऑब्जेक्ट का, उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है। छूट मतलब डिस्काउंट। अब वो एक वस्तु पे छूट देने के बाद वो 740 रुपये ही लेता है, ठीक है, मतलब ग्राहकों से 740 लेता है, 740 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अंकित मूल्य मान लेते हैं और वस्तु का 100% है, ठीक है। तो मान लिया हमने वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, तो अब 20% छूट दे रहा है, ऑफ दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% इसमें से कम कर देंगे, 100 में से 20% गया तो 80% बचा। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट का सिर्फ 80% ही ले रहा है। ऑब्जेक्ट दे रहा है और 80% रुपये ही ले रहा है उस ऑब्जेक्ट के, 100% नहीं ले रहा, ठीक है। 20% उसने डिस्काउंट दे दिया तो 80% ही ले रहा है। तो परसेंटेज में तो 80% ले रहा है और रुपीज़ में कितने ले रहा है, 740 रुपये ले रहा है। तो मतलब ये 740 रुपये जो हुए वो 80% के बराबर हुए, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि परसेंटेज में देखा जाए तो 80% ले रहा है ग्राहकों से और रुपए में देखा जाए तो वो 740 रुपये ले रहा है। तो ये 740 रुपये 80% के बराबर हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 80% को इक्वल रख देंगे 740 के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम 100% का रेट निकाल देंगे। 100% का कैसे निकलता है, 100% का ऐसे निकलता है, 740 के नीचे यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको नीचे लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। इस तरह से 100% का निकल जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और कितना बचा, 3, 4 अट्ठे 32, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20। तो 185 बचा और 5 बचा। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 185 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करके देख लीजिए, 185 गुणा 5। अब 5 पूरे 25 को 5 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 का 5 और 4 9, 925 रुपये आएगा आंसर। तो इसका आंसर 925 है। 925 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। नंबर 2 है हमारा। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ज़रूर समझ लो। देखिए, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। तो रमन की जितनी भी सैलरी है वो उसका 80% खर्च कर देता है। व्यय का मतलब होता है खर्च कर देना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसकी जो आय है 100 रुपये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 100 अक्सर मानते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है उसमें 100 मानते हैं। तो मान लीजिए रमन की जो आय है वो है 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 100 मान लिया हमने। अब क्या कर देता है, वो 80% व्यय कर देता है। तो 100 में से हम 80 घटा देंगे, ठीक है। 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 कम कर देंगे तो 20 बचेगा। तो बचत क्या हुई, ये बचत हो गई उसकी 20। और उसका एक्सपेंडिचर जो है 80% है, मतलब 80 है। और उसकी इनकम क्या है, 100 है। तो इनकम को मैं आई से शो कर रहा हूँ और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे को, व्यय को 80 से, ई से, और बी मतलब बचत या सेविंग, एस से भी शो कर सकता हूँ, एस मतलब सेविंग, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, वो तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया। तो मान लीजिए उसकी आय जो है वो 100 रुपये है इनकम, और 80 रुपये क्या है उसकी, वो खर्च कर देता है, और 20 रुपये उसके पास बचे फिर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसकी आय का 25% वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आय तो उसकी 100 रुपये है, तो 100 का 25% कितना हुआ,
100 का जब 25% निकालोगे तो 100 से 100 कट गया ये, तो 25 बचा, तो 25 हुआ। तो पहले 100 थी, अब 25 हो गई, 25 और बढ़ जाएगी इसमें, तो 100 और 25 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से बढ़ के 125 हो गई इसकी आय। पहले 100 रुपये थी, अब 125 हो गई। अब क्या कह रहा है, तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होगी, मतलब उसका खर्चा 10% और बढ़ गया। पहले 80 रुपये खर्च करता था, अब कितने करेगा वो, ये निकालेंगे। तो 80 का हम 10% निकालेंगे तो 10/100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 8 एकम 8, तो 8 आया आंसर। मतलब 8 रुपये वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने लगा। तो पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो 8 एक्स्ट्रा और खर्च करने लगा। तो 80 और 8 88, मतलब अब टोटल 88 रुपये खर्च करने लगा। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब हमें बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 185 अब उसकी इनकम हो गई, अब वो खर्च करने लगा 88, तो बचेगा कितना उस पर, अब घटा देंगे। तो 15 में से 8 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, 37। ठीक है, तो अब उसके पास कितना बचने लगा, 37 बचने लगा। तो पहले कितना बचता था, सेविंग कितनी होती थी 20 की, अब 37 रुपये बच रहे हैं। पहले 20 रुपये बचते थे, अब 37 बच रहे हैं। तो इसके बचत बढ़ गया ना इसका, तो बचत बढ़ गया तो उसका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, कितने परसेंट ज़्यादा बच रहा है। ठीक है, तो यही निकालना है कितने परसेंट ज़्यादा बच रहा है। तो 20 से 37 हो गया। ठीक है, पहले 20 था, अब 37 हो गया। तो अब वृद्धि कितनी हुई है, कितना बढ़ा है। पहले 20 हो रहा था, 20 रुपये बच रहे थे, अब 37 रुपये बच रहे हैं। तो कितने की वृद्धि हुई है, 17 रुपये की वृद्धि हुई है। 17 रुपये बढ़ गए और एक्स्ट्रा। ठीक है, 37 में से 20 घटा देंगे 17 आ जाएगा, वृद्धि निकल जाएगी। तो 17 रुपये बढ़ गए। अब पहले कितने थे 20, तो 20 में से बढ़े ना, तो पहले का 20 था, तो अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। जीरो से ये जीरो कट गया, अब ये 10 कट जाएगा इस 2 से, 2 पंचे 10, 5 बार में, तो बचा 17 और 5, तो 17 25 क्या होता है 85। तो आंसर आ गया हमारा 85। 85 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इसे कैसे सॉल्व होता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, अथवा का मतलब होता है या, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं और। ठीक है, तो या तो अगर 2 पुरुष उस कार्य को करें तो 96 दिन लगते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 पुरुष करें तो 96 दिन लगते हैं, या फिर 3 महिलाएं करें उसी काम को तो भी 96 दिन लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि 2 मेल मतलब 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हुए, क्योंकि वो दोनों 96 दिन में ही काम पूरा कर रहे हैं। 2 पुरुष भी 96 दिन में करते हैं और 3 महिलाएं भी 96 दिन में करती हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, तो अब ये पूछा है 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हुए, तो अब देखो 6 पुरुष की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 6 पुरुष की निकाल लो या फिर 7 महिलाओं की निकाल लो, तो हम 6 पुरुष की वैल्यू निकालेंगे। किसी एक की वैल्यू निकालनी रहती है, या तो पुरुष की निकाल लो या महिलाओं की निकाल लो, तो मैं पुरुष की निकाल लेता हूँ। तो 2 मेल 3 महिलाओं के बराबर है, मतलब 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। इधर की तरफ 6 हो गया, 6 मेल, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए, 3 तिया 9 फीमेल। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 6 मेल बन गया ये, और यहाँ पे 9 फीमेल, तो मतलब 6 मेल 9 फीमेल के बराबर हो गए। तो मतलब 6 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर है, 9 महिलाओं के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड है 6 पुरुष, इसकी जगह हम 9 महिलाओं से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम इसे 6 पुरुष नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 9 महिलाएं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 9 महिलाएं मतलब 9 फीमेल तथा 7 महिलाएं, तो 9 महिलाएं और 7 महिलाएं कितने महीना हो गए, 9 7 16, 16 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन को हमने दूसरी तरह से चेंज कर दिया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है
ठीक है, हमने इसे महिलाओं के फॉर्म में चेंज कर दिया। दोनों का आंसर हो जाएगा, चाहे 6 पुरुष तथा 7 महिलाओं लेके करो या फिर 9 महिलाएं और 7 महिलाएं यानी 16 महिलाएं लेके करो तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे M1D1 = M2D2, ये आपको पता था मेरा फॉर्मूला, तो अब लगा देते हैं। यहाँ पे M1 पता है क्या होता है, मैन पावर 1, ठीक है, और D1 डेज की संख्या मतलब नंबर ऑफ डेज, और M2D2 यहाँ पे सेकंड केस में मैन पावर और सेकंड केस में नंबर ऑफ डेज। तो अभी देखिए यहाँ पे M1 क्या है, ठीक है, अब 3 महिलाएं को कितना दिन लगते हैं, 96 दिन लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज किया था हमने, तो हमें महिलाओं वाला देखना है केस 1 में। तो 3 महिलाएं 96 दिन में करती है, ये तो महिलाओं की संख्या 3 हो गई, यहाँ D1 96 डेज हो गए। और M2, अब M2 में क्या था, मैन पावर कितनी हो गई थी, 9 महिलाएं और 7 में 9 7 16 महिलाएं हो गई थी। ठीक है, और कितने दिन लगेंगे ये तो पूछा ही है, तो D2 निकालना है मतलब। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसके नीचे 16 आ जाएगा, 16 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 हट जाएगा, 16 को मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया 16 को, 16 नीचे चला गया इसके, आप समझ जाना। अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, तो ये मैंने मिटा दिया, यहाँ पे बचा बस D2। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट दूँगा, तो 16 6 का 96, 16 के टेबल से कट जाएगा, 16 6 का 96, तो 3 6 18, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 18, तो 18 = D2। D2 की वैल्यू कितनी आई 18, तो 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो मतलब 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उस कार्य को 18 दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 बार में सॉल्व हो जाएगा, 2-3 लाइन में ही। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स वाई मान के कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्स वाई मान के करोगे तो हो तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा, तो इस वजह से इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे हम। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अपनी तरफ से हम कुछ कुछ वैल्यू रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के। ठीक है, एक्स वाई मान के भी हो सकते हैं लेकिन टाइम लगता है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कीजिए। तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या, 2 मतलब 2 प्राकृतिक मतलब 2 नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर लेने हमें, और नंबर ऐसे होने चाहिए कि विषम नंबर हो। ठीक है, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर जानते हो, विषम नंबर। ठीक है, जो 2 से पूरे पूरे नहीं कटते। ठीक है, और वो क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने चाहिए, जैसे कि मान लें 1 एक ऑड नंबर है, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, तो 1 और 3 ये 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, विषम क्रमागत संख्या। इसी तरह से 5 और 7 विषम क्रमागत संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह से 7 और 9 ये विषम क्रमागत संख्या हो गई। इस प्रकार की जो संख्या होती है इसे बोलते हैं विषम क्रमागत संख्या, जो एक के बाद एक आती है और विषम होती है। अब इनके वर्गों का योगफल 394 होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से रख के देखेंगे पहले, मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये योगफल जो है वो छोटा है थोड़ा, तो हम छोटे नंबर से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5 ले लीजिए और 5 के बाद क्या आता है 7, तो 5 और 7 को लेके देखते हैं, इनका वर्गों का योग निकाल देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 25 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1 और 4 5 6 7 74 आया। तो मतलब 5 और 7 से बात नहीं बनी, तो इसे और बढ़ा देंगे हम। ठीक है, पहले कम लेके देखेंगे और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, तो अब इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब ले लेते हैं 11 13 लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 121 और ये जोड़ेंगे तो ये 0 9 1 10 का 0, हासिल लगाए 6 7 8 9 और 2 290 आया। तो 290 कम आ रहा है तो मतलब और बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, पता लग रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते हम, ये दोनों नंबर भी। तो अब लेके देख लेते हैं, 13 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1 6 और 3 9 और 2 1 3, 394 आया।
ठीक है, ये 394, यहाँ पे 3 बन नहीं रहा सही से, इसे मैं सही से बना देता हूँ। 394 आया, ठीक है। तो 394 आ गया, तो कुछ प्रयास करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो इससे XYZ मानने से तो अच्छा ही है, तो इसमें बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तुरंत निकल जाएगा। तो वो दो संख्या क्या है, 13 और 15। तो एक संख्या तो 13 है और दूसरी संख्या क्या है, 15। अब ये कह रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो दो संख्या निकल गई हमारी, एक 13 एक 15। अब इनका योगफल निकाल दो, मतलब प्लस कर दो। 5 और 3 8 और 1 1 2, 28 आया योगफल। तो 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।